India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए हल्के सुधार का लिया संज्ञान। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्माण गतिविधियों समेत अन्य पाबंदियों पर ढील पर फैसला लेने का जिम्मा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर किए निर्देश जारी। सुरक्षा ऑडिट करने के लिए टीम का गठन, सीसीटीवी और सुरक्षा पर भी निर्देश जारी। ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की अर्जी दाखिल। हर शुक्रवार को मुंबई एनसीबी कार्यालय में पेशी से राहत की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 साल से जेल में बंद हत्यारोपी को किया बरी। कहा, धारा 313 के तहत अनुचित परीक्षण किया गया। आरोपी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह रहा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए हल्के सुधार का संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुमति दी है कि वो निर्माण गतिविधियों समेत अन्य पाबंदियों में छूट देने के संबंध में मिली अर्जियों पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला ले सकता है। पीठ ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को दिहाड़ी भुगतान के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर करना होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या CAQM को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बिल्डर्स फोरम, चीनी, चावल और कागज मिल आदि के ऑपरेटरों की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदनों का निस्तारण करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने हालांकि निर्माण प्रतिबंध के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित एक आवेदन को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्माण प्रतिबंध के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के निर्देश के आदेश के अनुपालन को दर्शाने वाले हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रदूषण को लेकर फिलहाल हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन 2 मुद्दों पर सुनवाई जरूरी है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि रात को 11 बजे आयोग की तरफ से हलफनामा मिला है। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह कह रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता सुधरी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पता नहीं विकास सिंह याचिकाकर्ता आदित्य दुबे की ओर से कह रहे हैं या बिल्डरों की ओर से। CGI ने कहा, हम ढील पर कोई फैसला नहीं करेंगे, CAQM को इस पर फैसला लेने दें, इस पर हम कुछ भी सुनवाई नहीं करेंगे। अन्य सभी आवेदनों पर CAQM द्वारा विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह ने कहा कि निर्माण के मुद्दे पर कॉल करें, बाकी वो फैसला कर सकते हैं। इस पर CGI ने कहा कि सभी अपीलों का फैसला CAQM करेगा। CGI ने SG तुषार मेहता से वायु गुणवत्ता आयोग के बारे में पूछा और कहा कि आयोग राज्यों के साथ मिलकर निर्णय ले। सभी आवेदन और आपत्तियां आयोग के समक्ष रखी जाएं। CGI ने कहा कि प्रदूषण के मामले में कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में अब कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा और किसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।
दिल्ली सरकार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CAQM के हलफनामे में फ्लाइंग स्क्वाड और गैर अनुपालन के लिए साइटों को बंद करने के सभी विवरण हैं। दिल्ली में कई साइटों पर कार्रवाई की गई। इंदिरा गांधी अस्पताल को भी उन अस्पतालों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए जिनको निर्माण नवीनीकरण में छूट है। इस पर CGI ने कहा कि हम व्यक्तिगत मुद्दों में नहीं जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर घरेलू हिंसा कानून 2005 को पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई को टालने की मांग करते हुए लेटर सर्कुलेट किए जाने की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश जारी कर चुका है। दरअसल NGO वी द वीमेन ऑफ इंडिया ने घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरह से लागू करने, जिसमें घरों में वैवाहिक दुर्व्यवहार का शिकार होने वाली पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, उनको कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके लिए आश्रय गृह बनाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। NGO ने अपने याचिका में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ आम है। NCRB की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत 4.5 लाख मामलों में 30% से अधिक मामले घरेलू हिंसा के हैं। ये तब है जब घरेलू हिंसा कानून को लागू हुए 15 साल से अधिक का समय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ड्रग्स मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सजा के साथ साथ बाद की सजा या एक साथ सजा को चलाने के लिए अपराधों की प्रकृति के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि NDPS मामलों में CRPF की धारा 427 के तहत विवेकाधिकार लागू करते हुए भी विवेक उस आरोपी के पक्ष में नहीं होगा जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त हो जाता है। शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर विचार करते हुए टिप्पणी की है कि क्या दो अलग अलग अदालतों द्वारा दो अलग अलग ट्रायल में एक ही आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दी गई सजा एक साथ या लगातार चलनी चाहिए। पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया गया था और उसके खिलाफ NDPS के दोनों मामलों में सजा को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। वर्तमान मामले में आरोपी को एक मामले में 12 साल के कठोर कारावास और दूसरे मामले में 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों NDPS अधिनियम के तहत अपराध के मामले में बेंच ने उसी पर विचार करते हुए कहा कि NDPS अधिनियम के तहत अपराध के दोषी पाए जाने वाले आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। पीठ ने नशीले पदार्थों के कारोबार और NDPS अधिनियम के तहत अपराध करने वालों के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी की है। बेंच ने कहा कि वो व्यक्ति जो नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं वो कई निर्दोष युवा पीड़ितों की मौत के कारण हैं। ऐसे आरोपी समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालते हैं, वो समाज के लिए खतरा हैं। पीठ ने कहा कि NDPS अधिनियम के तहत अपराधों को देखते हुए जो प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ हैं, ऐसे अभियुक्तों के पक्ष में कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो NDPS अधिनियम के तहत अपराध में शामिल है। एक विवाहित पुरुष और एक तलाकशुदा महिला के बीच लिव इन रिलेशनशिप में रहने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मनप्रीत कौर की याचिका पर सुनवाई जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस लिव इन रिलेशनशिप के संबंध को अपवित्र बताया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे संबंधों में यदि कोई घटना होती है तो इसके लिए कोई तय कानून नहीं होने की वजह से ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ऐसे मामलों के लिए अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग फैसले हैं, इसलिए इसके लिए तय कानून बनाने की जरूरत है। दरअसल वकील शाश्वत परिहार और वकील शाश्वत आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऐसे मामलों में तय कानून बनाने की मांग की है। इस मामले में मनप्रीत कौर और संदीप कौर लिव इन रिलेशनशिप में हैं, जहां एक तरफ मनप्रीत कौर तलाकशुदा हैं तो वहीं संदीप शादीशुदा हैं।
का बात अब दिल्ली हाई कोर्ट की, जिन्होंने शहर के न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले से निपटने के लिए चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। दिल्ली पुलिस आयुक्त दिल्ली हाई कोर्ट परिसर के साथ साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करेंगे। इस प्रकार गठित टीम सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे कि तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या, लगाए जाने वाले CCTV कैमरों की संख्या आदि पर विचार विमर्श करेगी। ऑडिट के आधार पर पुलिस आयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा करेंगे। दी गई स्थिति के आधार पर आवश्यक संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और आवश्यक गैजेट लगाए जाएंगे। CCTV कैमरों के अलावा संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रवेश द्वारों पर उच्च गुणवत्ता वाले UVSS स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाएगी। 2 जांच बिंदुओं अर्थात न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वार और न्यायालय कक्षों वाले भवनों के प्रवेश द्वारों पर जांच तलाशी जाएगी। प्रवेश द्वारों पर महिला अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अन्य हितधारकों के सहयोग से सुरक्षा उपायों को लागू करना जारी रखेगी। हालांकि यह आदेश 24 नवंबर को पारित किया गया था, लेकिन इसे आज सुबह जारी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि कल रोहिणी कोर्ट परिसर में एक मामूली धमाका हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एक विस्फोटक लैपटॉप बैग में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें जस्टिस नितिन साबरे द्वारा दी गई जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2021 को क्रूज शिप मामले में खान और सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। अगले दिन उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश जारी किया था, जिसमें तीनों आरोपियों द्वारा पूरी की जाने वाली 13 शर्तों को निर्धारित किया गया था। शर्तों में से एक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के कार्यालय में हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए होना है। आर्यन खान ने निम्नलिखित आधारों पर उस आदेश में संशोधन की मांग उठाई है। चूंकि जांच को विशेष जांच दल NCB के दिल्ली कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए उनके मुंबई कार्यालय के दौरे में ढील दी जा सकती है। वो हर शुक्रवार को जब वो मुंबई में NCB कार्यालय का दौरा करते हैं तो कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की बड़ी उपस्थिति के कारण पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। इन्हें देखते हुए खान ने हर शुक्रवार को NCB मुंबई कार्यालय के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए शर्त में ढील की मांग की है। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के तहत रखा गया था और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत धारा 8C, 20B, 27, 28, 29 और 35 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी व्यक्ति जो 30 साल से अधिक समय तक जेल में था, उसे हत्या के आरोपी से बरी करते हुए कहा कि CRPC के धारा 313 के तहत हत्या के एक आरोपी के अनुचित परीक्षण ने उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन का निर्णय बांग्लादेश के एक नागरिक इशाक द्वारा जून 1996 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा धारा 302 IPC की और धारा 425 शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पारित दोष सिद्धि आदेश के खिलाफ एक अपील में आया था। अपीलकर्ता अभियुक्त के वकील द्वारा ये तर्क दिया गया था कि ट्रायल न्यायालय CRPC की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक अभियोजन साक्ष्य से उत्पन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों को आरोपी को बताने में विफल रहा। ये तर्क दिया गया क्योंकि अपीलकर्ता अभियुक्त बांग्लादेश का नागरिक है, इसलिए उसने बांग्ला में सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए, भले ही उसकी उपस्थिति में सुरक्षा साक्ष्य दर्ज किया गया हो। उसे बांग्ला भाषा में रखा जाना चाहिए और उसे समझाया जाना चाहिए ताकि वो उस सबूत के लिए एक प्रशंसनीय
स्पष्टीकरण की पेशकश कर सके। ये तर्क देते हुए कि मामले में ऐसा नहीं हुआ, आरोपी के वकील ने उसकी दोष सिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में साक्ष्य को प्रस्तुत करने की विफलता की अपीलकर्ता के बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया, जिससे ट्रायल और सजा का आदेश दूषित हो गया। वहीं सीआरपीसी की धारा 313 का पूरा उद्देश्य आरोपी को उसके खिलाफ आने वाली परिस्थितियों को समझने का उचित और सही अवसर देना है। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी से पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और इसे इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति इसकी सराहना और समझ सके। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीजेआई रमन्ना ने शिरकत की और दीक्षांत संबोधन किया। उन्होंने छात्रों को सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहने को कहा। सीजेआई ने कहा कि लॉ छात्र अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहें और सिर्फ लाभ के लिए काम ना करें। देश की प्रीमियर कानून विश्वविद्यालय एनएलयू दिल्ली के लिए ये अहम दिन रहा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल जैसे नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या एनएलयू दिल्ली के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीजेआई रमन्ना ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज एनएलयू के ज्यादातर छात्र लॉ फर्म्स में काम करने लगे हैं और अदालतों की जमीनी हालात से बेखबर हैं। उन्होंने लॉ छात्रों को सामाजिक दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहने की सलाह दी और एलिटिस्ट नहीं बनने को कहा। Most students from these universities end up in corporate law firms. Even though such law firms are an integral part of the legal landscape of the country, it is unfortunate that a comparable addition is not being made to the ranks of lawyers practicing in courts from national law universities. Just now I interacted the 4 gold medalists which I have given gold medals. None of them are willing to be in practice. This is the reality. This is perhaps one of the reasons why national law universities are perceived as elitist and detached from social realities. You must remember that as a practicing advocate, you will interact with a far wider cross-section of the society as compared to being a lawyer working in a corporate law firm. You will be able to spend your time and efforts on causes that you are passionate about. You will be able to fight battles in court relating to various social issues. An enrichment of courtroom advocacy is the need of the hour and is something that the profession must think about collectively. सीजीआई ने छात्रों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप भी सेवा का जीवन चुनेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। कानून का पेशा महज लाभ के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए भी है। Particularly in a country like India, you need to be social architects. The legal profession is not about profit fixation. It is a service to your client. Remember your duty to the court and the law. Carry out your sacred task with utmost sincerity and honor. सीजीआई ने छात्रों को अदालत की संस्था को किसी भी तरह के हमले से बचाने की भी अपील की। दीक्षांत समारोह में एनएलयू दिल्ली के 300 से ज्यादा छात्रों ने स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा मंत्रालय की NIRF 2021 रैंकिंग के अनुसार एनएलयू दिल्ली 4 में से 3.59 के स्कोर के साथ NAAC ग्रेड A संस्थान है। यह देश में कानून शिक्षा के लिए दूसरा सबसे अच्छा संस्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.